हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किए थे हम लोग और फर्स्ट लेक्चर में जो है एटम का इंट्रोडक्शन पार्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में और उसमें से इलेक्ट्रॉन के बारे में काफ़ी डिटेल में जो है हम लोग देखे थे। आज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टीज को थोड़ा समझेंगे। तो प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन जो है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स या पार्टिकल प्लस चार्ज वाला पार्टिकल, मतलब वह पार्टिकल जो एटम के अंदर है और उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है। डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वह एक्सपेरिमेंट जो है कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट, या इसी को हम लोग एनोड रेज एक्सपेरिमेंट या इसी को पॉजिटिव रेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। कभी कभार ये भी आता है एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट ऐसे दे देगा, बोलेगा कौन एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन का खोज हुआ था। तो याद रखोगे एनोड रेज एक्सपेरिमेंट जो था मतलब कि कैथोड रे ही, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन मेन वहाँ एनोड रेज को कंसिडर किया गया। उसके बाद जो इसका नामकरण हुआ प्रोटॉन हुआ था रदरफोर्ड के द्वारा, नेम्ड बाय रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का याद करो ज़रा, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉम्सन, पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। एक्सपेरिमेंट से पता किया कि एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। उसी प्रकार से वही एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा बदलाव करके गोल्डस्टीन ने बतलाया कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के अलावे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी है, लेकिन इसका नाम प्रोटॉन होगा। यह किन्होंने बोला, रदरफोर्ड ने। यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे तो वहाँ लिख देता है कि प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया। बिल्कुल भी नहीं, एकदम गलत है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया, खोज तो प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीन ने किया। अब वही बात होगी ना जो समझाए थे कि नामकरण करने के लिए पंडित के पास हम लोग जानते हैं, तो क्या उस पंडित को उस बच्चे का बाप बना दोगे? आप नहीं बनाओगे। तो सेम चीज़ तो यहाँ कि रदरफोर्ड को यदि आप बोल रहे हो कि प्रोटॉन का खोज किया, तो मतलब प्रोटॉन का बाप अब रदरफोर्ड को बना दे रहे हो। गोल्डस्टीन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। हाँ, रदरफोर्ड न्यूक्लियस के बारे में बतलाए थे, और न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है तो लोगों को लगता है कि वही प्लस चार्ज मतलब कि प्रोटॉन का है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। एग्जाम में यदि आता है और उसमें गोल्डस्टीन रदरफोर्ड दोनों मेंशन है तो आप गोल्डस्टीन की ओर जाओगे। गोल्डस्टीन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में है ही नहीं, और रदरफोर्ड है, तब तो रदरफोर्ड को लेकर के चलोगे, लेकिन दोनों यदि है तो आप गोल्डस्टीन पे जो है जाओगे। गोल्डस्टीन जो है खोज किए इसका। उसके बाद रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो एक्चुअल मास है 1.673 इंटू 10 का पावर -27 kg, या इसी को अलग अलग यूनिट में लिखोगे तो 1.673 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, या इसी को EMU में लिखोगे तो 1.005757 EMU। ऐसा सारे मास एक ही हैं मैग्नीट्यूड के आधार पे, बस यूनिट के आधार पे जो है अलग अलग वैल्यू हो जा रहा है। तो एग्जाम में कोई भी यूनिट जो है पूछ सकता है, या आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो किसी भी यूनिट का ज़रूरत पड़ सकता है। आइदर किलोग्राम में लेके चलना होगा, ग्राम में लेकर के चलना होगा, या फिर AMU में जो है लेकर के चलना होगा। रिलेटिव मास की बात करें यदि हम लोग, रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन, तो याद करो जो रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का था उसको हम लोग 1 लेकर के चले थे, स्टैंडर्ड मान लिए थे इलेक्ट्रॉन का मास 1। तो उसके तुलना में जो प्रोटॉन का रिलेटिव मास होगा वो बोल रहा है 1837 होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के तुलना में प्रोटॉन इतना गुना ज़्यादा भारी होगा,
1837 टाइम्स मोर हेवियर, इसका मास इतना गुना जो है उससे ज़्यादा होगा। अब प्रोटॉन का जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन रिलेटिव टू दैट ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम के तुलना में प्रोटॉन का जो मास है वह बोल रहा है कि होता है 0.9989, जिसको आप तकरीबन 1 लिख सकते हो। मतलब कि प्रोटॉन का मास वही है जो हाइड्रोजन का मास है, मोटा मोटी यही समझ लो। इलेक्ट्रॉन का जब हम लोग बात किए थे तो इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन एटम के तुलना में इतना था 1837, लेकिन यहाँ प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के 1 गुना है, मतलब कि दोनों का मास लगभग क्या है, बराबर है। मतलब प्रोटॉन का जो मास है वही मास हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन से ही कंपेयर यहाँ क्यों कर रहे हैं, लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो उसी से हम लोग कंपेयर करके जो है इसको लिख रहे हैं। चार्ज की बात करें, चूँकि आप बतला रहे हो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज का नेचर तो समझ में आया पॉजिटिव, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कि प्लस चार्ज है तो कितना है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यह है +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लस साइन को आप हटा करके चलोगे, पहले ही बताया कि प्लस माइनस तो जो है नेचर को बतलाता है, नहीं भी दे रहे हो यहाँ तो प्लस तो अंडरस्टूड है। या इसी को आप लिखोगे 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ऐसा। तो SI में 10⁻⁻19 कूलम, CGS में 10⁻⁻10 ESU, ध्यान रखोगे इसको। चार्ज नंबर की बात करें, चार्ज नंबर, तो चार्ज नंबर इसका है +1। +1 क्या मतलब हुआ, बताएं कि यह जो चार्ज है इस चार्ज को हम लोग 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं। तो इस 1 यूनिट चार्ज मतलब यहाँ 1, और ये प्लस बता रहा है चार्ज के नेचर को, तो ये चार्ज नंबर कहने का मतलब हुआ कि प्रोटॉन पर 1 यूनिट प्लस चार्ज है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। एंड व्हाट इज 1 यूनिट चार्ज, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड 1 यूनिट चार्ज। उसके बाद चूंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज को हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टिकल है तो मास के टर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये चार्ज और मास का जो रेशियो है उसका वैल्यू होता है 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर kg। तो इस वैल्यू को भी आप लोग रट करके रखोगे जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए था। लास्ट में इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो कई तरीका है रिप्रेजेंट करने का। एक इसको लिखते हैं +1 P1, याद करो कि ऊपर वाला बतलाता है मास को, नीचे वाला बतलाता है चार्ज को या चार्ज नंबर को। तो प्रोटॉन पर 1 यूनिट मास है, 1 यूनिट मास मतलब हाइड्रोजन के तुलना में यहाँ कंपेयर किया गया है, और इस पर चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव है, तो 1 यूनिट मास भी मतलब हाइड्रोजन एटम का मास, 1 यूनिट प्लस चार्ज मतलब इतना प्लस चार्ज। या इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है +1H1। चूँकि हाइड्रोजन और प्रोटॉन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, यदि हाइड्रोजन पे 1 यूनिट प्लस चार्ज आ जाए तो यह एकदम आइडेंटिकल हो जाएगा प्रोटॉन का। तो हाइड्रोजन नहीं, जब उस पर 1 यूनिट प्लस चार्ज होगा, मतलब जब हाइड्रोजन का चार्ज नंबर 1 होगा, तब वह हाइड्रोजन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, प्रोटॉन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और फाइनली हम लोग लोकेशन की बात करें, तो प्रोटॉन का जो लोकेशन है वह है इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रॉन से ज़रा कंपेयर करके चलोगे प्रोटॉन को, समझने में आसानी होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल था, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन ने किया, इसका खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया। उसके लिए कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट था, इसके लिए कैनाल रेज या एनोड रेज एक्सपेरिमेंट हुआ। इस इलेक्ट्रॉन का नामकरण अस्टोनी ने किया, प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग देखे अलग था, 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का मास अलग हुआ, इवन प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास था
इलेक्ट्रॉन का जो मास था वह था 10⁻31 kg के रेंज का, और प्रोटॉन का है 10⁻27 kg। तो 10⁻31 से तो बड़ा हुआ 10⁻27। तो यह 10⁻27 बड़ा, इसका मतलब कि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी है, मास इसका अधिक होता है। चार्ज की जहाँ तक बात हम लोग करेंगे तो चार्ज दोनों पे सेम है। एक इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज था, प्रोटॉन पे भी इतना ही है। अंतर है चार्ज के नेचर का कि इलेक्ट्रॉन पे यही चार्ज नेगेटिव था, प्रोटॉन पे सेम चार्ज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से तो एक बात तो क्लियर हुआ कि चार्ज के मामले में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, कोई अंतर नहीं है। मास की तुलना में अंतर है कि मास की तुलना में प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, लेकिन चार्ज के मामले में दोनों सेम है। अंतर है नेचर के लिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नंबर -1, प्रोटॉन का +1, उसका जो है E/m वैल्यू अलग था, और इवन इलेक्ट्रॉन का E/m वैल्यू जो है वह ज़्यादा था। यहाँ से भी समझोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए E/m वैल्यू जो था 10⁻11 कूलम पर kg का था, जबकि प्रोटॉन का E/m 10⁻7 का रेंज का है। तो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा क्यों हुआ? देखो E/m में E तो दोनों का सेम है, जितना चार्ज प्रोटॉन का उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का, अंतर है मास का। तो यहाँ मास ज़्यादा है और यहाँ मास कम है इलेक्ट्रॉन का। अब किसी भी रेशियो में न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, मतलब ऐसा 5/4 और एक हो 5/3, तो ये छोटा है तो ओवरऑल इसका वैल्यू बड़ा होगा, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए यह वैल्यू जो है बड़ा है, क्योंकि उसका मास क्या होता है, कम। लोकेशन में जो है इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के बाहर होता था, जबकि प्रोटॉन एक एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसी में होता है। आगे हम लोग देखेंगे, सिंबल भी जो है दोनों का अलग अलग। तो ऐसे करके आप याद रखोगे। एक लास्ट इसमें बच रहा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के बारे में देख लें। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो बचा न्यूट्रॉन। ऑब्वियसली यह कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होगा, क्योंकि दो प्रकार का चार्ज है, तो दोनों चार्ज तो ऑलरेडी हम लोग देख ही लिए। तो न्यूट्रॉन जो है एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल। खोज किया गया, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। और इसके लिए बेसिकली वैसा कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं था, एनोड रेज और कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के जैसा। थोड़ा सा इसमें कोई एलिमेंट का बोम्बार्डमेंट जैसा बात था, जो आगे हम लोग देखेंगे। नामकरण भी इसका जेम्स चैडविक ने ही किया था, कोई अलग से नामकरण करने वाला नहीं था। मास की बात करें, रेस्ट मास, तो रेस्ट मास इसका 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, या इसी को 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.00898 mu। रिलेटिव मास इसका भी एक, या रिलेटिव मास हाइड्रोजन से लोगे तब 1, वही इलेक्ट्रॉन के तुलना में रिलेटिव मास लोगे तो इसका भी 1837 हो जाएगा। और इसका भी जो मास है हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर ही होता है। उसके बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका जो है ऐसे है 0n1, हेयर 1 इज मास, मतलब न्यूट्रॉन का एक यूनिट मास, 0 इज चार्ज नंबर। तो कोई चार्ज ही नहीं, ऑलरेडी लिख चुके हो न्यूट्रल पार्टिकल, इसलिए चार्ज यहाँ से क्या हो जाएगा, 0। लोकेशन की बात करें तो यह न्यूट्रॉन भी एटम के न्यूक्लियस में ही होता है, इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लियस में। चार्ज तो 0 हो गया, न्यूट्रल पार्टिकल है, चार्ज 0 रहेगा तो E/m भी 0, E 0, मास तो कुछ ना कुछ है, लेकिन न्यूमरेटर 0 है तो ओवरऑल क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो यह था न्यूट्रॉन के बारे में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बतलाया गया, इसको आप वर्बली याद रखोगे। बेसिकली चार्ज, मास वगैरह जो डायरेक्ट एग्जाम में जो है पूछता है किसी ना किसी रूप से। तो यह बेसिक सा इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। एटम क्या है जाने, एटम किन पार्टिकल्स से मिलके बना है उसके बारे में भी थोड़ा जाने।
उन पार्टिकल्स के क्या प्रॉपर्टीज हैं वो भी जाने हम लोग। अब नेक्स्ट एटम्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। तो दो तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, एक द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज carried by the nucleus of an atom. The number of unit positive charge carried by the nucleus of an atom is called its atomic number, या फिर और the number of protons present in the nucleus of an atom is known as its atomic number। दो तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, मतलब दोनों का सेम ही है कि एक एटम के न्यूक्लियस के द्वारा जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो एक एटम का न्यूक्लियस के द्वारा जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी किया जाता है वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब हम लोग जो पढ़े अभी कि एटम के अंदर ये जो 3 पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इस पे तो 0 चार्ज था, इस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब मान लो कि किसी एटम का न्यूक्लियस पे 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका तो सीधा मतलब हो गया ना कि उस एटम में 5 प्रोटॉन है, क्योंकि एक प्रोटॉन पे 1 यूनिट पॉजिटिव होता है और उसके न्यूक्लियस पे 5 यूनिट पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है? 5। तो जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि उतना ही प्रोटॉन है। इसलिए दूसरा डिफिनेशन में हम लोग चार्ज की बात ना करते हुए डायरेक्ट लिख दिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, कि किसी भी एटम का सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, या एटॉमिक नंबर उसको हम लोग बोलते हैं। अब एक बात जो हम लोग जान रहे हैं कि एटम जो है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस बात को आप कैसे समझोगे? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है जिस पे माइनस चार्ज है, एटम के अंदर प्रोटॉन है जिस पे प्लस चार्ज है। तो एटम पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स पे तो चार्ज है। हाँ, एटम पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इनमें तो चार्ज है, एक पे माइनस और एक पे प्लस। तो एटम के अंदर होने वाले पार्टिकल्स पे चार्ज है और एटम पे कोई चार्ज नहीं है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये जो अपोजिट चार्ज वाले 2 पार्टिकल है ये दोनों संख्या में बराबर होंगे। मतलब एक एटम के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल का संख्या सेम है, चार्ज का वैल्यू तो सेम था ही, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऐसे एटम पे कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब कि एक एटम के अंदर जितना नेगेटिवली चार्ज्ड का इलेक्ट्रॉन है उतना ही पॉजिटिवली चार्ज्ड का प्रोटॉन भी होता है। तो चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यदि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो आप जो यहाँ से बोल रहे थे कि एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z इक्वल टू P, फिर यहाँ से आप बोल रहे हो कि P इक्वल्स E, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को कंबाइन करोगे तो हो जाएगा Z इक्वल्स P इक्वल्स A, कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम में जितना प्रोटॉन है वह एटॉमिक नंबर, या जितना इलेक्ट्रॉन है वो भी एटॉमिक नंबर ही कहलाएगा। अब यही एटॉमिक नंबर के आधार पे ही जो है अलग अलग प्रकार के एटम्स होते हैं, मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो एटम्स है, इसका कहने का मतलब हुआ कि उन एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होगी,
उस एटम में इलेक्ट्रॉनों का संख्या अलग अलग होगा। मतलब यदि किसी एटम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है तो फिर कोई दूसरा टाइप का एटम है तो उसके न्यूक्लियस में भी 10 प्रोटॉन नहीं होगा, 10 के अलावे 11, 12, 13 कुछ भी हो सकता है। यदि उस एटम के न्यूक्लियस में भी 10 ही प्रोटॉन है तब तो वही एटम हो गया जो पहले से था। तो इस नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक नंबर के आधार पे ही एलिमेंट को जो है क्लासिफाई किया गया है। किसी एटम का न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1, 2 है तो 2, और ऐसे ही करके वर्तमान में जो है अभी जो पीरियोडिक टेबल आप देखोगे उसमें 118 तक जो है तत्व लिखे हुए हैं एलिमेंट। मतलब कि एटॉमिक नंबर जिसका 1 है तो समझ गए कि उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है। किसी का एटॉमिक नंबर 100 है मतलब उसके न्यूक्लियस में 100 प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है यदि उस एटम पे कोई चार्ज नहीं है तब। तो यह एटॉमिक नंबर की बात करी हमने। नेक्स्ट एटम से रिलेटेड बात इसमें है एटॉमिक नंबर के बाद। वह है एटॉमिक मास नंबर। कैपिटल ए लिखते हैं या इसी को सिंपली मास नंबर भी बोलते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या। ऐसे तो एटम के बारे में जो हमने पढ़ा कि एक एटम के अंदर 3 चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इसके अलावे भी हैं लेकिन ये तीनों मुख्य रूप से हैं। तो ये दोनों जो हैं ये न्यूक्लियस में हैं। अब इसमें से केवल प्रोटॉन को लें तो प्रोटॉन का संख्या कहला रहा है एटॉमिक नंबर, लेकिन यदि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एक साथ लें तो यही कहलाएगा मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर। तो आप इसको ऐसे बोलोगे कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। कि एक एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या उसके लिए मास नंबर कहलाएगा। मतलब इस मास नंबर को जो है ए को आप लिख सकते हो P + n, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चूँकि P बराबर था Z का एटॉमिक नंबर का तो A को आप लिख सकते हो Z + n, P की जगह Z। और यहाँ से जब आप n निकालोगे न्यूट्रॉन तो यह हो जाएगा A - Z। मैंने किसी भी एटम का न्यूक्लियस में कितना न्यूट्रॉन है वो पता करना है तो उस एटम के मास नंबर में घटा दो एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा दोगे तो आएगा उसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। तो इसके पहले जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, एटॉमिक नंबर वो था नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर और वही था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। और इसी से जब हम लोग न्यूट्रॉन निकाले, मैंने यदि निकालना हो प्रोटॉन तो प्रोटॉन में देख लेना जितना एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन निकालना हो मतलब जितना एटॉमिक नंबर है यदि कोई चार्ज नहीं हो तो, लेकिन वही न्यूट्रॉन निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे A - Z। यहाँ से एक बड़ा ही कन्फ्यूजिंग टर्म है, ध्यान रखोगे। मास नंबर मतलब एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास, दीज 2 टर्म्स आर टोटली डिफरेंट। एक एटम का एटॉमिक मास नंबर क्या है या एटॉमिक मास क्या है, दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, नहीं होना चाहिए। उसको क्लियर करते हैं हम। एटॉमिक मास नंबर तो हम लोग समझ गए ना कि उस एटम का न्यूक्लियस में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वही कहलाएगा उसके लिए मास नंबर। जाहिर सी बात है कि जो मास नंबर है वह कभी फ्रैक्शनल में नहीं होगा, नेवर फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल मतलब रेशियो में नहीं होगा। अरे जाहिर सी बात है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा तो पूरा पूरा होगा। अब 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है फिर भी रेशियो कहाँ से पॉइंट में आएगा, तो 2 आएगा। तो मास नंबर हमेशा जो है एक नेचुरल नंबर होगा, फ्रैक्शनल कभी नहीं होगा। हमेशा नेचुरल नंबर 2, 8, 10, 20 ऐसे करके होगा, याद रखोगे इस बात को। लेकिन जो एटॉमिक मास है ना, वह एटॉमिक मास बेसिकली कंपेयर करके दिया जाता है
कि कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का एटम हाइड्रोजन एटम की तुलना में कितना गुना भारी है, वही कहलाता है उसके लिए एटॉमिक मास। जैसे लिथियम का मास 7 है, इसका मतलब हुआ कि लिथियम 7 गुना भारी है हाइड्रोजन एटम की तुलना में। हाँ, अब लिथियम का मास नंबर भी यही होता है, तो कभी कदार मास नंबर और एटॉमिक मास सेम हो जाता है, इसलिए लोग दोनों को सेम समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दैट एटम इज हेवियर देन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास बतलाता है कि वह एटम कितना गुना भारी है हाइड्रोजन एटम की तुलना में, जबकि मास नंबर बतलाता है कि उसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं, तो दोनों सेम हो जाने से लगता है कि दोनों कंसेप्ट सेम है। एटॉमिक मास नंबर वही है जो एटॉमिक मास होता है। जैसे अब क्लोरीन की बात कर लो, तो क्लोरीन का 35.5 होता है, तो यह जो 35.5 है ऑब्वियसली यह एटॉमिक मास है। पॉइंट में दिया हुआ है ना, पॉइंट में दिया हुआ है तो मास नंबर हो ही नहीं सकता। अब 35.5 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी में कैसे होगा? आधा प्रोटॉन थोड़े रहेगा, किसी में रहेगा तो पूरा रहेगा, जाहिर सी बात है। तो डेसिमल में जो बेसिकली दिया हुआ समझ जाना कि एटॉमिक मास है, तो ये बता रहा है कि क्लोरीन का एक एटम हाइड्रोजन एटम की तुलना में इतना गुना भारी है, 35.5 टाइम्स हेवियर है। लेकिन वही इसके मास नंबर की बात करें तो इसका मास नंबर हम लोग जनरली 35 लेकर के चलते हैं या 37 लेकर के चलते हैं। तो कभी कदार ये सेम हो जाएगा, तो सेम हो जाने से जो है आप समझोगे कि सेम है, तो ऐसा नहीं, कंसेप्ट अलग अलग है। तो ये मास नंबर देख लेना ना, नंबर मतलब संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल संख्या, और एटॉमिक मास मतलब वह कोई संख्या नहीं, वह कंपैरिजन बता रहा है कि वह हाइड्रोजन एटम की तुलना में कितना गुना भारी है। ऐसे या चूंकि एक एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप पहले ही मासलेस मान चुके हो कि इलेक्ट्रॉन का कोई मास ही नहीं है, बहुत कम है, तो आप ऐसे भी बोल दो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या कहलाया मास नंबर, और यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल मास को ऐड करोगे तो वही कहलाएगा एटॉमिक मास। चूँकि एक एटम का मास वही है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या मास नंबर और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टोटल मास एटॉमिक मास, ऐसे भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये दो टर्म जो हम लोग पढ़े, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, एक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ फार्मूला देखे इसके लिए हम लोग। अब एक एलिमेंट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट कुछ ऐसा होता है। एक्स मान लिया जाए कि एलिमेंट का सिंबल है, तो इस सिंबल के लेफ़्ट साइड में नीचे में उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, लेफ़्ट साइड में ही ऊपर में एटॉमिक मास नंबर लिखा जाता है। लेकिन इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जेड को यहाँ नीचे, ए को अपर राइट कर सकते हो। या अगला तरीका है एक्स ए, जहाँ एक्स सिंबल हुआ, जेड इज़ द एटॉमिक नंबर एंड ए इज़ द मास नंबर। वैसे यहाँ ए भी वही मास नंबर है। तो आप ऐसे करो कि बीच में एलिमेंट का सिंबल लिखो, जैसे मान लो ऐसा है He24 4Be9 O16। तीन तरीका है। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9, ऑक्सीजन जिसका मास नंबर 16 है, एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग को सीखना है कि एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें से मास नंबर को मेंशन जरूर किया जाता है। एटॉमिक नंबर दिया हुआ रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। रीजन कि एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का वह फिक्स्ड होता है। एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड। लेकिन जो उसका मास नंबर है वह वेरिएबल होता है, चेंज करता है उसका मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर फिक्स, मास नंबर वेरिएबल, तो जो वेरिएबल है उसको ना मेंशन करेगा। यहाँ एटॉमिक नंबर नहीं भी लिखेगा तो फिक्स है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमेशा 8 ही होगा, चाहे ऑक्सीजन का कोई भी एटम हो। लेकिन मास नंबर हमेशा 16 नहीं होगा, मास नंबर 18 भी होता है ऑक्सीजन का, आइसोटोप्स के बारे में जो हम लोग जानते हैं।
तो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन में उसके एटॉमिक नंबर को लिखा जा भी सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है, लेकिन मास नंबर को हमेशा मेंशन किया जाता है। उसके पीछे का रीज़न है कि एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है लेकिन मास नंबर वेरिएबल है, तो जो चीज़ चेंज की करता है उसको लिखा जाता है। जो फिक्स है वो तो अंडरस्टूड है, उसको जनरली मेंशन नहीं किया जाता है। तो ये दो टर्म हम लोग देखे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। कंसेप्ट को समझोगे, कुछ बीच में फार्मूलाज वगैरह आए थे उसको याद रखोगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जो है देखेंगे। उसको फाइंड आउट करेंगे कि एक एटम का यदि रिप्रेजेंटेशन किया हो एलिमेंट का तो कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या पता करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।